हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4, ये चैप्टर का नाम है लेन देन का बदलता स्वरूप। इन बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। और ये पेज नंबर 40 का है। फिर पेज नंबर 40 में 3 क्वेश्चन है। फिर पेज नंबर 42 में एक क्वेश्चन है। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन बुक में टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला का आंसर है, हाँ मेरे परिवार में नाना जी ने वस्तु देकर वस्तु को खरीदा है। यहाँ पे आप नाना जी दादाजी लिख सकते हैं। एक बार नाना जी ने एक गरीब किसान से अनाज लेकर उसके बदले में उसे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ दी थी। इस तरह वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की अदला बदली करते थे। तो इसे ही कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो पेज नंबर 41 का ये क्वेश्चन है। पेज 41, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो आप उसे पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तु के माध्यम से, और क्यों? इसका कारण भी देना है। तो उत्तर है, अगर हमें बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो मैं उसे पैसे से खरीदना चाहूँगी, क्योंकि पैसे के चलन शुरू से होने से वस्तुओं की खरीद बिक्री, लेन देन और व्यापार में बहुत आसानी होती है। इसलिए सहूलियत के लिए मैं वस्तुओं की खरीदारी पैसे से करना चाहूँगी। तो पेज नंबर 41 का ये क्वेश्चन है, गांव या शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली का और कौन कौन सा उदाहरण दिखता है? इसका आंसर हो गया, लुहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चमड़कार से उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज चमड़कार को देता है। यानी कि अगर लोहार को कोई चीज़ का ज़रूरत हो, चमड़े की वस्तु का, तो वो क्या करता है, या चप्पल उप्पल खरीदना हो तो वह चमड़कार के पास जाता है, तो उसके बदले में वो उसे अनाज या कुछ और भी दे देता है। कोई यानी लोहे से बनी कोई भी वस्तु दे देता है, क्योंकि लोहार जो होता है तो लोहा का सामान बनाता है। कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज या चमड़कार को दे देता है। तो चलिए नेक्स्ट और एक देखते हैं। दूसरा है, यदि लोहार खेती कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता है तो किसान उसे अनाज देकर भी खरीद लेता है, क्योंकि किसान को जो है कुदाल की जरूरत पड़ती है खेती करने में। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होता है। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली इसे ही कहा जाता है, यानी किसी सामान के बदले हम कोई चीज़ दे, रुपया ना देकर, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है, जैसे शादी विवाह के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ दहेज प्रथा एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है। पेज 42 का ये क्वेश्चन है, क्या यह आपस में लेन देन कर सकते हैं? तो पहले पेज नंबर में जो हमको चित्र दिया पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये चित्र है। तो ये दो आदमी में आपस में बातचीत हो रही है। मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। तो ये जो है, ये आम के बदले आलू मांग रहा है, बोल रहा मुझे गेहूं नहीं चाहिए। और ये कह रहे हैं मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो इसमें हमें लिखना है, जो दिया वही हमें लिखना है। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट है, अगर किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूं खरीद ले। लेकिन ज़्यादातर इस तरह के संयोग का अभाव होता है, यानी उन्हें वैसा ही व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास आम हो, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ता है, इस तरह का व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेज 43 का क्वेश्चन है, दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा? तो ये क्वेश्चन जो है तो इन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा। तो पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ। इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे? ये आदमी कह रहा है 2 हाथ कपड़ा दूंगा। फिर ये कह रहे हैं इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। फिर ये कह रहे हैं दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता है।
फिर ये कह रहे हैं पूरा 1 दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। फिर ये कह रहे हैं मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है एक हाथ कपड़ा बनाने में। तो इन दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा, तो इसका हमें आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों के बीच मूल्य मुद्रा द्वारा ही तय होगा, यानी मुद्रा मतलब होता है बच्चों पैसा, पैसा के द्वारा ही तय होगा। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया था तथा लेन देन भी मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में बहुत सुविधा होने लगी। तो इसका ये आंसर होगा कि इन सब का एक सॉल्यूशन बस मुद्रा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति में क्या परेशानी हो रही है समझाओ। तो इनको पहले हम देख लेते हैं। हमें ये वाला देखना है, ऐसी स्थिति में क्या परेशानी हो रही है, तो पहले इन्हें पढ़ना है। पिछले साल तुमने एक बकरी के बदले में 6 टोकरी अनाज दिया था। ये कह रहे हैं बकरी वाले, और ये अनाज वाले कह रहे हैं मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर ही है। अब पर बकरी को तो आधा नहीं कर सकते, कुछ उपाय सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या परेशानी हो रही है, तो चलिए इसका आंसर देते हैं। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में वस्तु के मूल्य को लेकर परेशानी हो रही है। एक बकरी का मूल्य यानी जो हमें दिया है वही हमें लिख देना है। इसमें 6 टोकरी अनाज है, परंतु खरीदने वाले क्रेता मतलब होता है जो आदमी कोई सामान खरीदता है। मान लीजिए आप कोई दुकान कुछ खरीदने जा रहे हो तो आप क्रेता कहलाएंगे, और आप जिससे खरीद रहे हो वो कहलाएगा विक्रेता। क्रेता के पास मात्र 3 टोकरी ही अनाज है। इस स्थिति में विक्रेता मतलब क्या हुआ, बेचने वाला, यानी लिख दी है यहाँ पे बेचने वाला, अपनी बकरी को आधी करके तो क्रेता को नहीं दे सकता। इसलिए यह परेशानी मुद्रा के माध्यम से ही सुलझाई जा सकती है। तो पेज 44 है ये, उसका क्वेश्चन है उपरोक्त चित्रों तथा विवरण से आप वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को अपने शब्दों में समझाएं। मान ले कि अगर कोई आदमी अपना मकान बेचकर वह कहीं और जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु भैंस, अनाज, बकरी आदि के रूप में मिलेगा, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होगा। इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है, जिससे वस्तु विनिमय में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि मान लीजिए कोई आदमी अपना मकान बेचकर दूसरे जगह बसना चाहता है, दूसरी जगह घर लेकर, तो वो मकान का कीमत मांग रहा है भैंस, अनाज, बकरी, तो उसको लेके उन्हें जाने में कितनी परेशानी होगी। तो इसीलिए वस्तु विनिमय में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसीलिए मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ, यानी अब पैसे का चलन शुरू हो गया। तो पेज नंबर 47 का ये क्वेश्चन है, लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय या बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। यह कैसे समझाएं। तो जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा या रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे हम लोग अभी करते हैं पैसा के माध्यम से कोई चीज़ का खरीद बिक्री, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली में हो रही कठिनाइयों को दूर कर दिया और लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा, जिससे व्यापार में भी काफ़ी सुविधा होने लगी और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और लाने में भी काफ़ी सहूलियत होने लगी। यानी मुद्रा के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी होने लगी। पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी जो कि बहुत कठिन था, यानी एक वस्तु पसंद है तो उसे दो, फिर दूसरे वस्तु लो, तो इस टाइप से। तो मुद्रा में तो वो वैसा कोई बात है नहीं। चलिए पेज नंबर 48 का क्वेश्चन, रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि रचित और दुकानदार को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई। तो पहले मैं एक कहानी पढ़ देती हूँ। रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कापी, किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपया होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपया का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं, किताब, कापी, पेंसिल, रबर को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए हैं उसका प्रयोग वह आगे की दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपयों से वह अपनी तथा अपने परिवार के
ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदता है तथा कुछ रुपए वह भविष्य के लिए बचाकर रखता है। तो हमें बस ये आंसर दे देना है इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, रचित अपने मोहल्ले के दुकान पर कापी किताब, यहाँ पे किताब है बच्चों, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपये होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपयों से वह अपनी तथा अपने परिवार के ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदता है तथा कुछ रुपये वह भविष्य के लिए बचाकर रखता है। ये सब किनके माध्यम से हुआ? रुपये के माध्यम से। तो इन कहानी में यही बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मुद्रा विनिमय का कौन सा गुण दिखाई दिया जो वस्तु विनिमय में नहीं है? तो मुद्रा विनिमय करने से बचत करने की क्रिया भी पूरी हुई। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ तब आमदनी के रुपये का संग्रह आसान हो गया जो वस्तु विनिमय में नहीं है। तो ये है पेज नंबर 49। चेक द्वारा लेन देन कैसे किया जाता है? परिवार एवं शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ कि चेक में, यानी मान लीजिए ये चेक है, ये छोटा सा मैं बना दी हूँ। जैसे यहाँ चेक में पहले पे लिखा रहता है, तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है जिनको आपको देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोनी खान, ये मान लीजिए उनका नाम है। और रुपये, यानी कितना रुपया लेना है ये रुपये हमें लिखना है। और यहाँ पे जो लिखना है शब्दों में लिखना है। तो मान लीजिए 10,000 रुपये, तो लिखना है 10,000 रुपये। ये लिखकर बच्चे यहाँ पे मात्र डालना है। मात्र जो है ना, बहुत डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप मात्र डाल देंगे तो इनके आगे कोई कुछ बढ़ा नहीं सकता है। फिर आपको एक लाइन ऐसे देके ऐसे कर देना है। और यहाँ पे मैं हल्का फुल्का आपको समझा रही हूँ चेक द्वारा कैसे लेन देन किया जाता है। और यहाँ पे आपको डेट डालना है। तो मान लीजिए आज है 30, तो मैं यहाँ पे 30 डाल दूँगी। और 6 महीना है तो 6 डाल दूँगी। 2021 है तो 2021 यहाँ पे मैं डाल दी। इतना समझ गए होंगे आप। दूसरा है अदा करें। यह रुपया जो यहाँ हम क्या लिखे, शब्दों में लिखे 10,000 रुपये मात्र। और यहाँ पे हमें लिखना है 10,000 अंक में। यहाँ पे 10,000 लिख दिए। और यहाँ पे ऐसे हमें ये डाल देना है, इसको स्लैश बोला जाता है। फिर ऐसे कर देंगे, यानी ये डाल देंगे तो यहाँ कोई आगे बढ़ा नहीं सकता है, इसीलिए ये डाला जाता है। और फिर यहाँ देखिए बच्चों, प्लीज़ साइन अबव। तो यहाँ जिसको साइन करना है वो अपना साइन कर दे। जैसे यहाँ क्या था, सोनी खान, तो यहाँ अपना साइन कर देगी। और चेक जो होता है उसको पलटा के पीछे भी साइन किया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका से समझाई हूँ और मैं यहाँ लिख भी दी हूँ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चेक में शब्दों और अंकों में अमाउंट डालने के बाद उसके पीछे स्लैश है ये का साइन लगाना पड़ता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे पड़ता होगा, टाइपिंग लिखने मिस्टेक हो गया है। ये पड़ता है जो कि बेहद ज़रूरी है। और पे के स्थान पर जिसको दे रहे हैं उनका नाम डालना पड़ता है, यानी जिनको हम दे रहे हैं चेक उसका नाम पे के स्थान पर डालना पड़ता है। और रुपये का स्थान पर जहां हम अमाउंट लिखते हैं वहां पर मात्र ऑनली लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हिंदी में लिखना है तो मात्र लिखेंगे, इंग्लिश में लिख रहे तो ऑनली लिखेंगे होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने जिस राशि का चेक काटा है वह उसी राशि तक सीमित है, कोई बढ़ाया घटा नहीं सकता है। और फिर चेक पर दिन महीना साल भी अंकों में भरा जाता है। मैं आपको बताई हूँ दिन महीना साल जो भर के। और चेक के पीछे हस्ताक्षर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी चेक जो है भर के उसके पीछे साइन भी कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली है, इसके प्रयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, शिक्षक के साथ चर्चा करें। एटीएम सर डेबिट कार्ड जारी करता है, करता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक में जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन एटीएम कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए। और जो एटीएम कार्ड उसका पासवर्ड भी किसी को नहीं बताना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है? नहीं, चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अब बच्चों ये है अभ्यास का क्वेश्चन आंसर, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बिन पैसे के लेन देन में भाव कैसे तय होता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की वे सभी वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते हैं। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण आपसी बातचीत या परंपरा से तय होते हैं। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे के माध्यम से लेन देन में किस प्रकार सहूलियत होती है? पैसे के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री, लेन देन तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी है और इसी सहूलियत से लोग मुद्रा के माध्यम से लेन देन करने लगे, जिसके बदले में ज़रूरत की सभी सामान वह आसानी से खरीद सकता है और वह अपनी आमदनी को भी बचाकर बैंक में जमा कर सकता है। पैसे के माध्यम से व्यापार में काफ़ी आसानी हो गया है। पैसे के चलन से लेन देन में काफ़ी सहूलियत होने लगी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बच्चों, पर पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका देखकर समझाएं कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच सौदा क्यों नहीं हो पा रहा। जैसे ये राजन है, ये रंजीत है, ये रबीन है। तो खरीदना चाहते हैं, राजन गुड़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो बकरी बेचना चाहते हैं। रंजीत जो है बकरी खरीदना चाहते हैं और चावल बेचना चाहते हैं। रबीन जो है वह चावल खरीदना चाहते हैं और गुड़ बेचना चाहते हैं। तो जो उनमें हो रहा वही हमें लिख देना है। राजन गुड़ खरीदना चाहता है और बकरी बेचना चाहता है। रंजीत बकरी खरीदना चाहता है और चावल बेचना चाहता है। रबीन चावल खरीदना चाहता है और गुड़ बेचना चाहता है। दो व्यक्तियों के बीच अलग सामग्री होने के कारण दोनों के बीच में सौदा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचित तथा दुकानदार को लेन देन में क्या सहूलियत हुई? तो इसमें तो बच्चों हम पढ़े थे रचित वाला कहानी, तो वही हमें लिखना है। रचित दुकानदार से मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को खरीदता है। इस तरह दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह दुकान की बिक्री के लिए सामान खरीदता है। आमदनी के कुछ रुपयों से वह अपनी परिवार के लिए ज़रूरत के कुछ सामान भी खरीदता है और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचाकर रखता है। इससे दोनों को ही सामान खरीदने तथा बेचने में सुविधा होती है। मुद्रा के लेन देन की क्रिया और बचत करने की क्रिया भी आसान हो गई है। यानी जो रचित और दुकानदार के बारे में जो उनके बीच बातचीत हुआ था, जो लेन देन का मामला हुआ था, वही इसमें मैं लिख दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रा का चलन कैसे शुरू हुआ? प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप लगातार बदलता ही रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सबसे पहले धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। धातु मुद्रा में सोना, चांदी, पीतल, लोहे, तांबा आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन धातु मुद्रा के बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्कों का चलन शुरू हुआ, जिससे रुपया नाम दिया गया। यानी चांदी का सिक्कों का जो चलन शुरू हो से हमें रुपया नाम दिया गया। रुपया तथा तांबा का बना दाम चलता था, लेकिन आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्यूमिनियम और निकिल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन 6 नंबर का, पत्र मुद्रा कैसे शुरू हुई होगी? यानी पत्र मुद्रा जो है वो कैसे शुरू हुआ, इसका आंसर देना है। सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती थी और सिक्कों को घिस घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन प्रारंभ हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज के नोट को छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को ही है। तो देखिए बच्चों, हमारा 6 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, आप अपने कक्षा के दोस्तों के साथ वस्तुओं की अदला बदली द्वारा लेन देन या आदान प्रदान करते हैं। इनकी सूची बनाएं कि यह वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है।
और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस पाठ में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए, इन कठिनाइयों को दर्शाते हुए कुछ अन्य चित्र बनाएं। तो इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, ना ही आपके एग्जाम में आएंगे। 6 तक ही इंपॉर्टेंट था, तो 6 तक मैं करवा दी हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।